अच्छा जी, सबसे पहली चीज वोकेबलरी और उसके बाद वी मूव ऑन टुवर्ड्स नेक्स्ट थिंग्स। सो अयाज इस्लाम। अच्छा, रिवाइज करते हैं कुछ वर्ड्स को, उसके बाद फिर हम देखते हैं आज का वर्ड भी। उतनी देर तक अगर बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा जी, सबसे पहला वर्ड था एबिरेशन। इन अ मोमेंट ऑफ एबिरेशन, एब्सॉल्व माफी है, एब्स्ट्यूस आर्ग्यूमेंट है, एबिस्मल पॉवर्टी है, बदतरीन, अकॉस्ट थ्रेट है, एडमेंट जिद करना, एडमोनिश सर्जनिश करना, डिसअप्रूविंग, एड्रॉयट स्किलफुल। जी यहाँ से आगे बताएं अब आप। एड्यूलेशन, बिस्मा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एड्यूलेशन? मिलावट करना, एडुलेटेड विद वाटर। ये तो एडल्ट्रेट है ना। एड्यूलेशन होता है हद से ज्यादा एडुलेशन। करना। अच्छा जी, अफेक्टेशन का क्या मतलब? जी मैं भी शायद। अफेक्टेशन मतलब बनावटी मुस्कुराहट। अच्छा ठीक है, बेन का मतलब बेन ऑफ माई लाइफ, चिल्ड्रंस, नेबर्स चिल्ड्रन आर जब मुसलसल मुश्किल का शिकार है। बेस्टन। बेस्टन का बिलीगर का मतलब मुहासरा करना, बेस्टन मजबूत किला, फोर्ट। बिलाए, किला से बिलाए, बिलाए। जी मैं विश, लाइबा। गलत बयान नहीं करना। फॉल्स प्रोपगेशन ऑफ समथिंग, बिम्यूज। हैरत ज़दा। जी हैरत कंफ्यूज, ज़दा, स्लाइटली कंफ्यूज। स्लाइटली कंफ्यूज। अच्छा जी, बेनेवलेंट कहते हैं फयाज को, ठीक है ना, जो जैसे मैग्नानिमस था। आज का जो वर्ड है ये है जी, इसको देखते हैं सबसे पहले और वी मूव ऑन। रजिस्टर पे इसको लिख लें जी, BOURGEOIS। बोर्जवा, बोर्जुआ, बोर्जुआ फ्रेंच वर्ड है बेसिकली, बोर्जुआ। और इसका मतलब क्या है? अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द मिडिल क्लास, a person who is interested mainly in possessions and social status and supporting traditional values। ठीक है जी, belonging to or typical of the middle class social group between the rich and the poor, especially in supporting existing customs and values or in having strong interest in money or and possessions। मतवस्त तबके का बंदा जो कि पैसा कमाना चाह रहा हो, और उसको हम बोर्जुआ कहते हैं जी, बोर्जियोस नहीं है, बोर्जुआ। इसकी प्रोनाउंसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर, जी। ये बुर्जुआसी क्लास भी होती है ना, इसी को ही कहते हैं ना वो भी। हाँ जी, हाँ जी। बुर्जुआसी क्लास। अच्छा जी, सेंटेंस है, द हैट आइडेंटिफाई हिम एज अ बोर्जुआ। हैट से, उसकी जो हैट से पता लगता है कि वो मिडिल क्लास से फैमिली से ताल्लुक रखता है। आई वुड फॉरगॉटन व्हाट अ बोर्जियास यू आर। मैं तो भूल गया था कि आप एक मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। इट्स बिट बोर्जुअस, बोर्जियस, इजंट इट, ज्वाइनिंग अ गोल्फ क्लब। गोल्फ क्लब को ज्वाइन करना ये जैसे मिडिल क्लास है, इस तरह। ये तीन इसके सेंटेंसेस है। अच्छा जी, बोर्जुआ लुक, बोर्जुआ लुक, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं कंजर्वेटिव, अनट्रेडिशनल, इसका एंटोनिम है। और एडवेंचरस, ये भी इसका एंटोनिम है। ट्रेडिशनल भी साथ साथ, एक तो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं और दूसरे ट्रेडिशनल होते हैं।
ट्रेडिशनल क्या है? जो कस्टम्स को फॉलो करते हैं, रवायात को फॉलो करते हैं, फैमिली एथिक्स को फॉलो करते हैं, कन्वेंशनल लोग। तो चलें जी, ये वर्ड आज का हमने डिस्कस कर लिया। वापस आए, इडियोमैटिकल एक्सप्रेशंस। जी लाइबा, आपसे स्टार्ट करते हैं। हम बोलें जी, इसका क्या मतलब है बियॉन्ड मी? बियॉन्ड मी का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई मुझे टास्क मिलता है और मैं कहती हूँ इट्स बियॉन्ड मी कि आई कांट डू इट। ओके, एंड ब्लेसिंग इन डिस्गाइज? इसका मतलब ये होता है कि कोई ऐसी चीज हो जाना जो आपके लिए पहले तो डिस्गाइज थी फिर ब्लेसिंग हो गई, जैसे कि चूजिंग कॉमर्स एट द फर्स्ट टाइम इज वाज इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी। अच्छा जी, ठीक है। अब आप मुझे नेक्स्ट का बताइए कि ये जो वो है इट्स ऑन मी, इसका क्या होगा? इट्स ऑन मी, जैसे कोई मेरे से गलती हो जाए तो आई सेड कि इट्स ऑन मी, इट्स माय फॉल्ट। नहीं नहीं, या बिल देना हो कहीं तो इट्स ऑन मी के द लंच इज ऑन मी, इट्स ऑन। जी ठीक है। साइमा इमरान, आप बताएं, नॉट माई कप ऑफ टी। सर इसका ये है कि ये मेरे उसमें नहीं है, डोमेन में? तो मेरे उसमें नहीं है। जी मेरे मेरी डोमेन में नहीं है। मेरे डोमेन में नहीं है। जी अच्छा बिल्कुल। ठीक है। अच्छा मोहम्मद यूसुफ, आप बताएं कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये हम कब यूज करते हैं? मोहम्मद यूसुफ। अच्छा जी, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। सर को सोच समझ के मतलब बोलना। हाँ, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब जैसे हम कहते हैं ना, इन कंक्लूजन कहते हैं। ठीक है, जब हम थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसिस करते हैं किसी चीज पे, हम्म, देन वी यूज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आज का जी आप लिखें इजियर सेड देन डन। ये बहुत ज्यादा अच्छा इडियम है, उसके अलावा काफी ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है इडियोमेटिक एक्सप्रेशन। इजियर सेड देन डन, करना आसान है, कहना आसान है और करना मुश्किल है। यू से दैट विद इन डेज यू विल बिकम बिलियनियर, इट इज इजियर सेड देन डन। आपका कहना यह है कि आप बिलियनियर्स हो जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। ये कहना आसान और करना मुश्किल है। आज का जो नंबर 16 है, दैट इज इजियर सेड देन डन। इसको आप ध्यान में रखें, इजियर सेड देन डन। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके बाद हम कल डिस्कस करेंगे जी, आगे चलेंगे हिट इन द पॉकेट। तो आइल्स की बुक नंबर 9 खोल लीजिए। आप सब लोगों के पास होगी आइल्स बुक नंबर 9। अच्छा जी, रीडिंग पैसेजेस में सबसे पहला जो पैसेज है यहाँ पे, दैट इज विलियम हेनरी परकिन। ठीक है जी, क्वेश्चंस को पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम आंसर्स की तरफ जाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। Michael Faraday was the first person to recognize Perkins' ability as a student of chemistry. जी, माइकल फेरेडे वो पहला बंदा था जिसने परकिंस की जो एबिलिटी थी कि वो केमिस्ट्री का एक अच्छा स्टूडेंट था, उसको रिकॉग्नाइज किया। सेकेंड ट्रू फॉल्स में माइकल फेरेडे सजेस्टेड परकिन शुड एनरोल्ड इन रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। माइकल फेरेडे का 2 दफा नाम आया है,
दूसरे का मतलब ये है कि इसने उसको परकिन को कहा कि अब आप क्या करें कि रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में चले जाएं। अगर ये इस बंदे की जगह पे कोई और नाम होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, अगर वाकई इसने कहा तो फिर ये ट्रू हो जाएगा, और अगर इसने कुछ और बात कही थी ये नहीं कहा था तो ये नॉट गिवन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपने जेहन में रखनी है। परकिंस एम्प्लॉयड ऑगस्ट विलियम हॉफमैन एज हिज असिस्टेंट। परकिन ने ऑगस्ट विलियम हॉफमैन को अपने असिस्टेंट के तौर पे चुना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें ना जब भी हमने ट्रू फॉल्स नॉट गिवन करना है तो इसमें आपने इस तरह लाइंस लगा लेनी। माइकल फैराडे was the first person to recognize Perkins' ability as a student of chemistry। इस तरह आपने 4-4 में 3-3 में इसको डिवाइड कर देना है। माइकल फैराडे suggested Perkins should enroll in the Royal College of Chemistry। ठीक है, ये Perkins should enroll, ये जहाँ पे वर्ब होगा ये होगा जी। माइकल फैराडे ये सजेस्ट कर किया उसने परकिन को कि उसको दाखिला लेना चाहिए रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। परकिन एम्प्लॉयड, उसने नौकरी दी ऑगस्ट विलियम हॉफमैन को अपने असिस्टेंट के तौर पे। परकिन was still young when he made the discovery that made him rich and famous। परकिन अभी उस वक्त तक यंग था जब उसने ये डिस्कवरी की, जिस डिस्कवरी की वजह से वो अमीर भी हो गया और मशहूर भी हो गया। द ट्रीज ऑफ विच कोनीन, ऐसा दरख्त जिससे कोनीन हासिल की जाती है, इज डिराइव्ड, जिससे कोनीन ड्राइव की जाती है, ग्रो ओनली इन साउथ अमेरिका, वो सिर्फ साउथ अमेरिका के अंदर उगता है। तो ये ओनली का एक वर्ड है, ये भी आप सिर्फ ज़हन में रखिएगा। ठीक है, इसको ओवरलुक नहीं करना। अच्छा, ग्रो होना एक और बात है, ये मैं अब डिस्कस करूंगा जब आंसर्स पे आएंगे। परकिन होप टू मैन्युफैक्चर, उसने उम्मीद की कि वो मैन्युफैक्चर करेंगे एक ड्रग कोल टार वेस्ट प्रोडक्ट से। कोल टार होता है ना हमारा जो फ्यूल में से निकलता है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स में से निकले एक बेसिकली ड्रग, दवाई जो उनसे बनाएगा, ये उसने सोचा था कि मैं इससे बनाऊंगा। परकिन वॉज इंस्पायर्ड, वो इंस्पायर हुआ बाय द डिस्कवरीज ऑफ द फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने जो डिस्कवरी की थी उससे बड़ा इंस्पायर था वो। ये हमारे पास 7 क्वेश्चंस और उनके हमने रीड करके डिफरेंट क्लस्टर्स बना लिए। अब ये देखिएगा, अगर ट्रू है तो सारे ठीक होने चाहिए, फॉल्स है तो इसमें जो नाउन्स हैं उसकी वैल्यूज चेंज होनी चाहिए। अगर 1973 है तो 65 हो, या फिर ये कि कुछ और हो, नाम है वो चेंज हो जाए। अगर उसकी वर्ब चेंज हो रहा है, यानी बात किसी और डायरेक्शन में की गई है, तो अक्सर ये नॉट गिवन होता है। ये बेसिक डिफरेंस है। अभी हम इसको अटेम्प्ट करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा आइडिया फर्दर हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद वो कहता है बिफोर परकिंस डिस्कवरी विद व्हाट ग्रुप इन सोसाइटी। ये एक एक या 2 वर्ड के क्वेश्चंस के आंसर इसमें लिखने, बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आप इसको हम पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपसे ही मैं करवाऊंगा। ठीक है, चलें जी। अभी हमने यहां से लेकर यहां तक देखना है। कहता है विलियम हेनरी परकिन, ये नाम है किसी इंसान का, जैसे मेरा मोहम्मद याज असलम है, किसी का सबा खालिद है, किसी का असद अवान है, इसी तरह नाम लिखा हुआ है। नीचे लिखा हुआ ये है कौन बंदा था, द मैन हु इन्वेंटेड सिंथेटिक डाइज, एक ऐसा आदमी जिसने केमिकल रंग इजाद किए। जो कलर्स देते हैं हम कपड़ों को, बाकी चीजों को, केमिकल कलर्स होते हैं जो दीवारों पे करते हैं, ये बाकी चीजें जो सी हैं इस तरह के कलर्स, उसको इजाद करने वाले बंदे का नाम विलियम हेनरी परकिन था। अब ये जो पूरा पैसेज है, ये उसने क्या क्या काम किए, कैसे इजाद किया, उसकी बायोग्राफी क्या है, उसके बारे में ये पूरे का पूरा पैसेज है हमारे पास।
इसके अंदर बहुत आसान क्वेश्चन हैं, लेकिन 13 क्वेश्चन हैं। चलें जी, पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। विलियम हेनरी परकिन वॉज बॉर्न मार्च 1838। ठीक है ना, 1838 में विलियम हेनरी परकिन पैदा हुआ था। कहाँ पे पैदा हुआ था जी? इंग्लैंड, लंदन के अंदर, इंग्लैंड में पैदा हुआ था। As a boy, Perkins' curiosity prompted early interest in the arts, science, photography, and engineering. एक स्टूडेंट होने के नाते उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, बेसिकली क्यूरियोसिटी का मतलब लिख लें अगर आपको नहीं पता, इसका मतलब होता है जानने का शौक होना। बच्चे जो है ना, कभी किसी सुराख में उंगली मार, कभी किसी बर्तन को तोड़, कभी किसी खिलौने को तोड़, या उससे खेल या उसे चलाने की कोशिश जो करते हैं, तो वो उसके पीछे जो बेसिक रीजन होती है, वो बेसिक ह्यूमन क्यूरियोसिटी जो होती है ना, वो हर इंसान में, बच्चों में जरा ज्यादा होती है। वो उस चीज को ड्राइव कर रहे होते हैं, उस चीजों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि विलियम हेनरी परकिन जोन्स है, उसके अंदर उसकी जो क्यूरियोसिटी थी शुरू में, जब वो यंग था, तो इन सब चीजों में थी। साइंस को भी अच्छा समझता था, आर्ट्स को भी समझता था, फोटोग्राफी, इंजीनियरिंग को भी। बट इट वॉज अ चांस स्टम्बलिंग अपॉन अ रन डाउन। ये जरा सीखने वाला है हमारा। कहता है लेकिन ये वक्त चांस था। चांस स्टम्बलिंग अपॉन, स्टम्बल कहते हैं लड़खड़ाना, यानी कि शुरू में एक बंदा जैसे लड़खड़ाता है, अभी कंफर्म नहीं होता, मेच्योर नहीं होता, और एक वक्त ऐसा आता है कि वो भागना शुरू कर देता है। यानी कि ये मेच्योरिटी की बात है कि ये मेच्योर होते होते, येट फंक्शनल लेबोरेटरी इन हिज लेट ग्रैंडफादर होम, उसके ग्रैंडफादर के घर में एक लेबोरेटरी थी, दैट सॉलिडिफाइड यंगमैन्स एंथुसियाज्म फॉर केमिस्ट्री। उस लेबोरेटरी की वजह से उसका इंटरेस्ट केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा डेवलप हो गया। ठीक है जी, ये जी हमारा पहला पैराग्राफ है। अभी तक जो मेन क्वेश्चंस हैं उसमें से कुछ डिस्कस नहीं हुआ। बहरहाल चले नीचे देखते हैं जरा। ये चीजें बाहर रख दो ना, अंदर ही आ जाओ, वो चेयर पकड़ लो। ये मुझे देना वायर जरा। बुक नंबर 9 है आइल्स की, खोलने जरा। अच्छा, आइल्स की तैयारी में जो सबसे तकलीफ दे चीज है ना, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा हूँ, आइल्स के पेपर भी दिए, सीखा भी, सिखाया भी, तो वो एक रीडिंग, खास तौर पे जब से सोशल मीडिया आया ना हमारे पास, उस वक्त से रीडिंग जो है ना और ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब क्वेश्चन ये है कि सोशल मीडिया की वजह से रीडिंग मुश्किल क्यों हो गई है? सोशल मीडिया ने ना हमारे एटीट्यूड चेंज कर दिए। सबसे पहले ये हुआ कि हम लोग, कभी आपने देखा है कि आप व्हाट्सएप के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर बहुत तेजी से ऊपर ऊपर करते जाते हैं चीजें? ये आप ही नहीं करते, बच्चे भी करते जाते हैं। अच्छा, उससे फिर ये प्रॉब्लम होती है कि हम फोकस नहीं कर पाते, हमारा फोकस आउट हो जाता है। और रीडिंग जो है ना, ये तकरीबन 25 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे की मुसलसल एक एक्सरसाइज है, जिसमें हमने अपने मन को मार के कोई इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज, एक मूवी देख रहे हैं उसमें मजा आ रहा है आपको, कार्टून देख रहे हैं मजा आ रहा है, लोगों के स्टेटस पढ़ रहे हैं उसमें भी मजा आ रहा है आपको, क्यूरियोसिटी है ना। लेकिन रीडिंग में तो एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग होती है, आप पढ़ रहे होते हैं, तो मजा मुजा तो कुछ भी नहीं आ रहा होता। मजबूर करके अपने आप को कोई ख्वाब देख के या किसी वजह से बैठे होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं हम करें, और उसके बाद फिर इसमें कंसिस्टेंसी मुश्किल होती है। तो रीडिंग जो सी है आइल्स के अंदर,
अगर मैं ये बात करूं कि स्टूडेंट्स के लिए, दो तरह के लोग हैं ना, इमिग्रेशन के लिए भी अप्लाई करना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे टफ टाइम देती है तैयारी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो रीडिंग है। और रीडिंग में जब आप ये इस तरह की चीजें मुश्किल वगैरह पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसको ना आपको करना पड़ेगा, इसके बाद बगैर गुजारा है नहीं। अभी तो मैं बहुत आराम से आसान करके आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब आप इसको टेस्ट देंगे ना, अपने 1 घंटे के अंदर सारे पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको स्टेमिना भी डेवलप करना है। एक रिसर्च के मुताबिक 40 मिनट्स के बाद इंसान अपनी कंसंट्रेशन लूज कर जाता है। चलें जी, देखते हैं आगे। बहरहाल वो कहता है कि उसका जो केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, वो अपने ग्रैंडफादर के घर में एक लेबोरेटरी थी, उसकी वजह से उसका जोश और जज्बा केमिस्ट्री में बढ़ गया। उन दिनों में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, आपका सोशल मीडिया नहीं होता था, तो लोग बस किसी पर्सन से इंस्पायर हो जाते थे या किसी कोई किताब पढ़ लेते थे। अब हम आते हैं, इसमें जरा आंसर्स मौजूद हैं, इसको 2 पैराग्राफ्स हम पढ़ के तो फिर अपने आंसर्स की तरफ आते हैं, और आप में से मैं किसी से आंसर पूछूंगा। वो कहता है, स्टूडेंट्स एट द सिटी ऑफ लंदन स्कूल। जब वो इस सिटी ऑफ लंदन स्कूल में था, स्कूल की बात हो रही है अभी, परकिंस बिकेम इमर्स्ड इन। इमर्स्ड इन का मतलब लिख लें अपने पास, इसका एक मतलब है गोता लगाना। हाँ, जैसे पानी के अंदर डूब जाना, किसी चीज में डूब जाना। इमर्स्ड इन का मतलब होता है मुबतला हो जाना किसी चीज के अंदर, ठीक है ना, या बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना किसी चीज के अंदर। तो परकिन ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया इन द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की स्टडी के अंदर। हिज टैलेंट एंड डिवोशन टू द सब्जेक्ट वर perceived बाय हिज टीचर। ये आंसर आने लगा है क्वेश्चन का। उसका टैलेंट केमिस्ट्री के अंदर और उसकी जो डिवोशन थी, उसको उसको जांच लिया उसके एक उस्ताद ने। उसके उस्ताद का नाम क्या था? थॉमस हॉल। ये देखें, कॉमा लगा हुआ है, टीचर के आगे कॉमा लगा हुआ है। ये मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा ना आज से इंशाल्लाह। और उसके बाद हु encouraged him to attend a series of lectures given by the eminent scientist माइकल फैराडे। उसने कहा कि जी यूट्यूब के ऊपर जाओ, मैं वैसे ही बता रहा हूँ, वहां पे ना माइकल फैराडे लिखो। अब माइकल फैराडे लिखोगे तो एक बड़ा जबरदस्त साइंटिस्ट है। अब वो क्या करेगा बेसिकली, सॉरी, थॉमस हॉल हु encouraged him to attend a series of lecture given by eminent scientist। उसका टीचर था थॉमस हॉल। उसने कहा जी इसके जो लेक्चर्स हैं वो देखो आप रॉयल इंस्टीट्यूशन के अंदर। अब वो जो 2 स्पीचेस, अब वो जो तकरीरें उसने की या केमिस्ट्री के बारे में बताई, फायर्ड द यंग मैन्स केमिस्ट इंथ्यूजियाज्म फर्दर। अब उसका शौक और जो सा ना भड़क उठा। फायर का मतलब आग लगाना है, लेकिन ये भड़कना, भड़काना भी है। अच्छा, इसके बाद एक और वर्ड है फैंड, FANNED, हवा देना। ये राइटिंग में हम लिखते हैं। इसी तरह एक और वर्ड है पेन डाउन। पेन डाउन, इसको भी लिखते हैं। वैसे तो पेन वर्ब नाउन है बेसिकली, लेकिन पेन डाउन कहते हैं लिखना किसी चीज को। एंड ही लेटर वेंट ऑन टू अटेंड द रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। और वो बाद में रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री चला गया, which he succeeded in entering in 1853। 1853 में कामयाबी हुई उसे वहां पे जाने के लिए। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। अब आ जाए जी, 2 क्वेश्चंस आ गए हमारे, उनको देखते हैं बारी बारी। पहला क्वेश्चन है कि माइकल फैराडे वो पहला बंदा था जिसने पहचाना उसके इंटरेस्ट को केमिस्ट्री के अंदर। अब यहाँ पे माइकल फैराडे नहीं है, कोई और नाम लिखा हुआ है जी, यहाँ पे लिखा है थॉमस हॉल, और वो उसका टीचर था। वो पहला बंदा था, तो ये आंसर कौन हो गया? फॉल्स। आंसर हो गया फॉल्स, क्योंकि नाम चेंज हुआ है ना। अच्छा, अगर मैं इसको ट्रू करना चाहूँ तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे मैं इसको काटूंगा माइकल फैराडे को, और यहाँ पे मैं लिखूंगा थॉमस। ये, इतना लिखूंगा तो ये ट्रू हो जाएगा। अच्छा, अगर एक लफ्ज के लिखने से आपकी पूरी लाइन ट्रू हो जाए तो फिर वो फॉल्स है। अगर एक लफ्ज के खास तौर पे नाउन्स की मैं बात कर रहा हूं,
उसके लिखने से आप एक लफ्ज काट के लिखे हो, अब कोई फॉल्स आ गया ना आपके पास, ये मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको, अगर कोई काम हम काट के लिखेंगे काम तो वो फिर अक्सर नॉट गिवन होता है। not given। अक्सर मैं बता रहा हूँ 95%। क्योंकि अब ये शुड एनरोल है ना, इसकी जगह मैं कुछ और लिखूंगा तो फिर इसका मतलब है मैं तो बात का एंगल ही मैंने चेंज कर दिया। लेकिन ये जो है ना, नाम चेंज कर देना या सन चेंज कर देना, अब चले एक ही होना चाहिए, ये दो तीन जगह में बदलूंगा ना तो फिर ये नॉट गिवन हो जाएगा। अगर एक ही जगह पे मैंने बदला तो फिर फॉल्स हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, माइकल फैराडे ने सजेस्ट किया कि परकिन को चाहिए दाखिला ले रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में। लेक्चर डालते माइकल थॉमस हॉल ने कहा था माइकल फैराडे के लेक्चर सुने। क्या कहा था? माइकल फैराडे के आप लेक्चर सुने। अच्छा, किसी ने उसको कहा था कि जाके उसके दाखिले ले रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में? सजेस्ट उसने ये किया था सिर्फ और सिर्फ कि आपने लेक्चर्स लेने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जी, मैं अगर यहाँ पे माइकल फैराडे, यहाँ पे मैं वर्ड चेंज करता हूँ शुड एनरोल, काम भी चेंज हो गया ना उसका। ये इसका काम चेंज हो गया, ये वाली बात गलत है यहाँ पे। उसने कहा था माइकल फैराडे ने सिर्फ स्पीचेस की थी और उससे वो जोश जज्बा बढ़ा और उसने खुद ही जाके वो लिया, तो ये वाली बात चेंज है। तो ये आंसर क्या है जी? नॉट गिवन। नॉट गिवन, समझ आई बात? जी डॉक्टर अनम, आपको समझ आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। नबीला, आपको भी समझ आ गई इस बात की? यस सर। चले जी, अच्छी बात है। अब वो कहते हैं परकिन एम्प्लॉयड, परकिन ने नौकरी दी ऑगस्ट विलियम हॉफमैन को अपने असिस्टेंट के तौर पे। अब तो अच्छा, अब हम जब रीडिंग कर रहे होते हैं ना, एक्चुअल रीडिंग कर रहे होते हैं, क्या नाम है यार आपका? अहमद। बाहर ना दरवाजे बंद कर रहा हूँ जरा, ताकि वो शोर ना अंदर आए। ये ना कुर्सी आगे करके ये भी बंद कर दो। चल, वो एक ना हमारे बड़े जबरदस्त स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं बेसिकली। उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जो तलबा हैं उनको चाहिए कि मस्जिद में झाड़ू लगाने से ज्यादा अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो दें। झाड़ू लगाएं, स्वाब का काम है, साफ करें, लेकिन सुबह शाम इसकी चीज की तरफ तवज्जो देने की बजाय ना, जो मेन आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशन है, तो एजुकेशन की तरफ आप तवज्जो दें, बाकी चीजें सारी की सारी खुद से सेटल डाउन हो जाएंगी। तो बेसिकली चले मैं अभी आता हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, अभी जिनके अभी करीब करीब पेपर है, नबीला आपका पेपर बिल्कुल सर पे है और बाकी भी स्टूडेंट जो उनसे हैं, आपने ये करना है कि ये दो को इकट्ठे पिक करें, एक इसको भी पिक करें, सेकंड क्वेश्चन को इसके कीवर्ड्स देख लें। उसने हॉफमैन ने विलियम सॉरी बर्किन ने नौकरी दी हॉफमैन को अपने असिस्टेंट के तौर पे। और चौथा क्वेश्चन ये है कि परकिन वाज स्टिल यंग व्हेन ही मेड द डिस्कवरी। ये वाला क्वेश्चन जो सा ना, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, चैलेंजिंग इतना भी नहीं है, इसको हम डिस्कस करते हैं अभी नंबर 4 को, ठीक है। अच्छा, परकिन ने नौकरी दी हॉफमैन को असिस्टेंट के तौर पे, ये भी ध्यान में रखें। और परकिन अभी बिल्कुल नौजवान था जब उसने एक ऐसी डिस्कवरी कर दी जिसने उसको अमीर भी बना दिया। और ये अच्छा, यहाँ पे जो सा वर्ड है ना, रिच एंड फेमस, इसका सिनोनिम होना चाहिए वहां पे, यानी रिच का वर्ड भी अगर ये ट्रू होगा तो फिर उसके अलावा वो भी हो। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप में से काफी स्टूडेंट क्या करेंगे, नॉट गिवन कर देंगे इसको। आप में से काफी ज्यादा नॉट गिवन कर देंगे इसको। अब इसके आंसर को भी डिस्कस करते हैं
और वो देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। चलें बहरहाल आगे आते हैं हम। अच्छा जी, एट द टाइम परकिंस एनरोलमेंट, अब तीन बातें ज़हन में रखें। सबसे पहले वो पैदा कब हुआ? 1838 के अंदर, 12 मार्च 1838 को परकिन पैदा हुआ। उसके बाद उसके दादा की एक लेबोरेटरी थी, उस लेबोरेटरी में कोई काम करता होगा या कुछ देखता होगा, तो उसको शौक पैदा हुआ। शुरू शुरू में दोस्तों हर तरह का शौक था कि वो तस्वीरें भी खींचेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, लेकिन बाद में उसको केमिस्ट्री का शौक पैदा हुआ, पहला शौक जो था। उसके बाद उसका एक टीचर था जिसका नाम थॉमस हॉल था, उसने देखा कि बच्चा केमिस्ट्री में अच्छा है। उसने उसे कहा कि तुम्हें केमिस्ट्री का शौक है तो तुम एक काम करो, यहाँ पे एक बंदा है जिसका नाम है विलियम हॉफ सॉरी एक सेकेंड, थॉमस हॉल ने ये कहा कि आप माइकल फैराडे के लेक्चर सुने। तो उसने माइकल फैराडे के लेक्चर सुनना शुरू किए। तो वो केमिस्ट्री का कोई उस वक्त बड़ा जबरदस्त कोई टाइकॉन होगा या जबरदस्त साइंटिस्ट होगा, तो उसके लेक्चर सुन के उसको और भी केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा हो गया। ठीक है ना। अब उसने क्या किया, रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में दाखिला ले लिया। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 15 साल थी। अब हम आगे चलते हैं। वो कहता है कि जी जब उसने दाखिला लिया, एट द टाइम ऑफ परकिंस एनरोलमेंट, the Royal College of Chemistry was headed by the noted German chemist August William Hoffmann। तो जर्मनी के अंदर एक जबरदस्त नामवर किस्म का एक केमिस्ट होता था जिसका नाम था विलियम हॉफमैन। तो वहां पे उसने क्या कहते हैं दाखिला लिया। उन दिनों में, जिन दिनों में उसने दाखिला लिया, तो वो उसको उसका जो प्रिंसिपल था या जो हेड था वो एक बंदा था। Perkins' scientific gift soon caught Hoffman's attention। अब परकिन की जो बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी, हॉफमैन ने अपनी तवज्जो उसकी तरफ की। एंड विद इन 2 years, और 2 सालों के अंदर अंदर, ही बिकेम हॉफमैन्स यंगेस्ट असिस्टेंट। वो सबसे कम उम्र वाला उसका असिस्टेंट बन गया। परकिन बन गया किसका? हॉफमैन का। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? परकिन एम्प्लॉयड हॉफमैन। अच्छा, एम्प्लॉय की बात है, नौकरी की तो बात है ना, किसी ने तो किसी को नौकरी दी ना असिस्टेंट के तौर पे। अब मैं हॉफमैन की जगह पे परकिन लिख दूं और परकिन की जगह पे मैं हॉफमैन लिख दूं, तो फिर ये हो जाएगा ट्रू। और ये दोनों नाउन्स हैं, ये दोनों नाउन है। अगर एम्प्लॉय की जगह पे कुछ और वर्ड में करता तो फिर चांसेस क्या होने थे? नॉट गिवन के। तो अब मैं यहाँ पे हॉफमैन लिख दूं परकिन की जगह पे, यानी कि इसको घुमा दूं ऐसे ऐसे कर। इस वक्त ये फॉल्स आंसर, इस वक्त ये आंसर फॉल्स है। ठीक है, समझ आ गई बात? अच्छा, उसके बाद अब परकिन वाज स्टिल यंग व्हेन ही मेड द डिस्कवरी दैट मेड हिम रिच एंड फेमस। यहाँ पे कीवर्ड है रिच एंड फेमस, इसको ढूंढना हमने, ये कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा जी, हॉफमैन का वो असिस्टेंट बन गया। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट परकिंस मेड साइंटिफिक ब्रेक थ्रू। उसका अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी, उसने एक ब्रेक थ्रू किया। वो क्या था? दैट वुड ब्रिंग हिम बोथ फेम एंड फॉर्चून, जिसकी वजह से उसको मशहूरी मिली। फेम का क्या मतलब है? मशहूरी। फॉर्चून है पैसा। फॉर्चून किस्मत को भी कहते हैं, फॉर्चुनेट होता है ना जो जैसे वर्ड, इसी तरीके से। तो ये है फेम एंड फॉर्चून। अब इस लाइन में एक लाइन ये लिखी है, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट। जब उसने दाखिला लिया था तो उसकी उम्र कितनी थी? 15 साल। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, 15 साल की उम्र में, अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी, उसने उसको एक ऐसा उसने काम किया जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया में मशहूर भी हो गया और पैसा भी उसके पास खुला आ गया। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हम उसको देखते हैं।
क्वेश्चन की डिमांड है हाँ जी, परकन अभी बिल्कुल यंग था जब उसने एक डिस्कवरी की जिसकी वजह से वो डिस्कवरी क्या की वो बात की बातें, लेकिन वो यंग था। वो जो उन्होंने लिखा ना, नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट, अभी इस बात को ज्यादा देर नहीं गुजरी थी, तो इसका मतलब है अभी वो 15 16 17 साल, इतनी 16 17 साल इतनी एज में ही होगा, तो इसका मतलब है वो यंग था। ये वाला जो इस पूरी लाइन में वैसे नहीं लिखा हुआ कि वो छोटा था बड़ा था, चूंकि ये नहीं लिखा हुआ तो स्टूडेंट्स इसको नॉट गिवन कर देते हैं और पूरी किताब पढ़ लें। उसमें आपको एक तो फेम एंड फॉर्चून का रिच एंड फेमस नहीं पता लगता उनको, बच्चों को रिच एंड फेमस नहीं पता लगता कि जी फेम और फॉर्चून से रिच एंड फेमस है। दूसरा, उनको उसकी उम्र का नहीं पता लगता कि किसी जगह पे ये डिस्कस किया हो कि जब उसको मशहूर हुआ था तो वो भी यंग था। चूंकि डिस्कस नहीं हुआ तो इसका मतलब है नॉट गिवन है, हालांकि डिस्कस हुआ है जूमनी अल्फाज में। ठीक है, इस वजह से ये क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट का गलत हो जाता है, और ये बेसिकली ये इसका आंसर नॉट गिवन की बजाय ट्रू है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आती है। अच्छा, ज्यादातर जो प्रॉब्लम आती है ना, ज्यादातर आप लोगों को मार पड़ रही होती है, वो पड़ती है वोकैबुलरी की वजह से। ये है ये नहीं पता। असिस्टेंट बन गया ना, कॉलेज में था तो असिस्टेंट बन गया ना। अच्छा, अब वो कह रहा है कि वो दरख्त जिससे कुनीन निकाली जाती है वो सिर्फ और सिर्फ उगता है। यहाँ पे वर्ब क्या है? ग्रो। ग्रो ओनली। अब आपने ग्रो ओनली को जेन में बैठा लेना, ग्रो ओनली को, कि कहाँ पे उगता है कहाँ पे नहीं उगता, ये वर्ब है इन साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका के अंदर। चलें जी, आ जाए क्वेश्चन। हुआ ये कि जब उसने उसको अपना असिस्टेंट बना लिया तो उसने ये कहा कि आप एक काम करें कि आप आजकल ना बीमारी आई हुई है, क्विनीन हमें चाहिए जो कि जिससे मलेरिया ठीक होता है। ठीक है, द ड्रग इज derived फ्रॉम द बार्क ऑफ सिंचियोना ट्री। ये जो ड्रग है ये एक दरख्त की छाल से, जो आउटर सरफेस होती है ना किसी ट्री की, उसे बार्क ऑफ द सिंचियोना ट्री, उसकी उससे बनती है बेसिकली, उस दरख्त से एक्सट्रैक्ट की जाती है। और वो जो दरख्त है नेटिव टू साउथ अमेरिका, उसका जो बेसिक ओरिजिन है वो साउथ अमेरिका है। खजूर का जो ओरिजिन है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मिस्र है, ये उसका जो बिल्कुल पहली खजूर या जो जहाँ पे जिस आबाई इलाका जो सा है। लेकिन क्या मैंने ये बात की है कि सऊदी अरब में भी खजूर नहीं उगती, पाकिस्तान में भी खजूर नहीं उगती, इंडिया में खजूर नहीं उन्होंने उगती। कैसे कुछ बेसिक तो आपने कहा कि जहाँ से निकली है वो हमारी चीज वो इसकी। हाँ, दो बातें अलग अलग है। एक है कि उसका नेटिव प्लेस कौन सी है, ठीक है ना, नेटिव प्लेस ये है कि उसका बेसिकली जो स्टार्टिंग ओरिजिन है जो वो कौन सा है। और दूसरी बात ये है कि ये दरख्त यहाँ कहाँ पे उगता है कहाँ पे नहीं उगता, दो डिस्कशन अलग अलग है। ठीक है ना, अक्सर स्टूडेंट्स नेटिव टू से वो कह देंगे जी ग्रो ओनली, और इसको गलत कर बैठेंगे। तो ये यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं है कि वो कहाँ उगता है कहाँ नहीं उगता, वर्ब चेंज हो रहा है इसके अंदर। जब वर्ब चेंज हो रहा है तो फिर आंसर की प्रोबेबिलिटी नॉट गिवन की है। वो कहता है जिस दरख्त से को नींद निकाली जाती थी वो साउथ अमेरिका के अंदर था, जगह का नाम भी यही है। एंड बाय 1856, 1856 तक जो डिमांड थी उसकी वो बहुत बढ़ गई उसकी सप्लाई से भी ज्यादा। Thus, when Hoffman made some passing comments about the desirability of synthetic substitute for quinine, अब हॉफमैन ने क्या कहा, जो प्रिंसिपल था उस कॉलेज का, उसने कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि इसका नाम कोई ना कोई ऑल्टरनेट, कोई अल्टरनेटिव कोई सब्सटेंस वगैरह निकालें। इट वॉज अनसरप्राइजिंग, कहते ये हैरान होने की बात नहीं कि हिज स्टार प्यूपल, तो उसका जो सबसे ज्यादा जहीन शागिर्द था, कौन? विलियम हेनरी पर्किन, वॉज मूव्ड टू टेक अप द चैलेंज, उसने चैलेंज कबूल किया कि जी मैं ये काम कर दूंगा। अब हैं हम नेक्स्ट के ऊपर, सवाल देख लें पहले।
अच्छा, परकिन होप्ड टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग फ्रॉम अ कोल टार वेस्ट प्रोडक्ट। उसने कहा कि मैं कोल टार का जो वेस्ट प्रोडक्ट है उससे मैं कुनीन निकालूंगा। ये परकिन जो सा था उसने सोचा कि मैं ऐसा कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अगर तो वो सोचता है कि मैं किसी और से कर लूंगा कोल टार, इसको भी पढ़ते हैं। दूसरा, परकिन वॉज इंस्पायर्ड बाय द डिस्कवरीज ऑफ फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर। परकिन इंस्पायर हुआ था, ये देखें फिर वर्ब आ गया, ठीक है ना, इंस्पायर्ड बाय। अब यहाँ पे मैं डिस्कशन करता हूँ, ये जो आज का लेक्चर है ना, ये आपका ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के हिसाब से बिल्कुल क्लैरिटी हो जाएगी अगर आप इसको समझ जाएंगे। तो आज के बाद फिर आप गलत नहीं करेंगे ये, ठीक है। और आपकी प्रोबेबिलिटी 95% ज्यादा होगी ठीक होने की। 10 में से 9 सवाल आपके, वैसे तो 10 के 10 ठीक हो जाएंगे, लेकिन चले मैं कहता हूँ किसी एक जगह पे कंफ्यूजन हो जाती है या नहीं बंदा पिक कर पाता, ये तो अभी मैं इसको डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसे ये होगा। परकिंस टू मैन्युफैक्चर ड्रग फ्रॉम कोल टार वेस्ट प्रोडक्ट। और अभी तो हम इसकी बात करते हैं नंबर 6 की। अब देखें जी कहाँ पे आती है बात। कहता है ड्यूरिंग हिज वेकेशन, छुट्टियों में 1856 के अंदर, परकिन स्पेंट हिज टाइम इन द लेबोरेटरी ऑन द टॉप फ्लोर ऑफ फैमिलीज हाउस। उसके घर में, उसके फैमिली हाउस जो बाप दादा का घर था, उसके टॉप फ्लोर के ऊपर एक लेबोरेटरी थी। ही वॉज अटेम्प्टिंग टू मैन्युफैक्चर कोनीन फ्रॉम एनिलाइन। वो एक केमिकल प्रोडक्ट है एनिलाइन, उससे कोनीन बनाने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, वो कह रहा है कि एनिलाइन क्या है, ये कॉमा लगा हुआ है एनिलाइन के आगे, ये जहां भी नाउन के आगे कॉमा आएगा ना, इसका मतलब है पीछे वाला। नाउन की डिस्क्रिप्शन है वो। हाँ जी, इसको इनक्लोजिंग डिटेल ये मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, लेकिन अभी चूंकि फौरी तौर पे आपको बताना, तो उसमें ये है कि नाउन के बारे में आगे डिटेल दी जा रही होती है। वो ये कहते हैं कि ये जो एनिलाइन है ये कोल टार ही है, उसी का एक वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे वो कोशिश ये कर रहा था कि किसी तरीके से आपकी कुनीन निकल आए, ये उसकी कोशिश थी। डिस्पाइट हिज बेस्ट एफर्ट्स हाउएवर ही डिड नॉट एंड अप विद कुनीन। बेशक उसने कोशिशें बड़ी की लेकिन वो कुनीन से कोई चीज निकाल नहीं सका। अच्छा जी, अब आए पहले क्वेश्चन को तो हम अटेम्प्ट करें ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, परकिन होप्ड टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग फ्रॉम कोल टार वेस्ट प्रोडक्ट। ये ट्रू है, फॉल्स है, नॉट गिवन, बताएं। सर फॉल्स है। सर ट्रू है ये 6 वाला। हाँ जी, फॉल्स है। ट्रू है, ट्रू है। ट्रू है सर। उसमें होप लिखा हुआ है ना, होप ना होता तो फिर फॉल्स होता, होप लिखा हुआ है तो इस वजह से। होप तो वर्ब है ना, और होप की जगह पे लिखा हुआ एक्सपेक्टेड, वो एक्सपेक्ट कर रहा था। होप की जगह पे क्या लिखा हुआ, एक्सपेक्ट। परकिंग एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो ड्रग बना लेगा कुनीन, किससे, कोल टार के वेस्ट प्रोडक्ट से। और कोल टार का वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, एनिलाइन। तो सारी बातें ठीक हो अच्छा गई, तो ट्रू। ठीक। ओके। अच्छा, अब आखिरी क्वेश्चन है कि जी परकिन वाज इंस्पायर्ड बाय द डिस्कवरीज ऑफ फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर। अच्छा जी, परकिन जो सा था इंस्पायर हुआ था उस डिस्कवरी से जो लुइस पास्चर ने की थी, आखिरी लाइन इसकी। तो चलें जी इसको देखते हैं। वो कह रहा है कि यहाँ पे देखें लुइस पास्चर क्या है, ये नाम लिखा हुआ है लुइस पास्चर का, ठीक है। अब इसके पास पास पढ़ते हैं। ये आपके पास स्क्रीन के ऊपर देखें, ये नाम है लुइस पास्चर। वो कह रहे परकिन ने क्या किया कि फिफ्थ वाला मिस हो गया, क्या था क्वेश्चन। हाँ, वो कर लिया ना, नॉट गिवन वो।
वो अमेरिका में सिर्फ नहीं, वो लाइक हाँ, वो ग्रो ऑन योर नेटिव की जगह पे नॉट गिवन था। अच्छा चलें। अच्छा, लुइस पास्चर था। अभी मैं जरा ऊपर से पढ़ता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। वो कहता है उसने बड़ी कोशिशें की लेकिन कोनीन नहीं बनी उससे। इंस्टेड ही प्रोड्यूस अ मिस्टीरियस डार्क स्लज। एक उसने गाढ़ा स्याल मादा जो सा वो निकाला। लकीली परकिन साइंटिफिक ट्रेनिंग एंड नेचर प्रॉम्प्टेड हिम टू इन्वेस्टिगेट द सब्सटेंस फर्दर। अब वो बेसिकली क्योंकि वो केमिस्ट था तो उसने कहा यार ये जो चीज बनी है मैं इसको देखूं तो सही है क्या। इनकॉर्पोरेटिंग पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड अल्कोहल इनटू एनिलाइन। अब उसने उस मटेरियल के अंदर पोटाशियम डाइक्रोमेट और अल्कोहल दोनों चीजों को इकट्ठा डाला। तो उसको डालने से उसको क्या हुआ, उसके बाद डिफरेंट उसमें आगे डिफरेंट प्रोसेसेस किए। ही फाइनली प्रोड्यूस्ड अ डीप पर्पल सॉल्यूशन। एक गहरे रंग का पर्पल सॉल्यूशन निकल आया। एंड प्रूविंग द ट्रूथ ऑफ फेमस साइंटिस्ट। और एक फेमस साइंटिस्ट था लुइस पास्चर, उसकी बात सच साबित हो गई। चांस फेवर्स ओनली द प्रिपेयर्ड माइंड। कि चांस फेवर करता है सिर्फ और सिर्फ, हाँ, जो किस्मत की देवी है ना उनके ऊपर आश्कार होती है, जो पहले से तैयार बैठे होते हैं। अगर इसकी जगह पे कोई और है, अगर आपको आइल्स का मैं कल क्वेश्चन बता दूं पेपर में कौन सा आएगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वहीं पे अगर आपका 5.5 बैंड है तो 5.5 भी खड़े हैं, 6 है तो 6, कुछ भी नहीं हो सकता। कल सुबह तक पेपर आ जाए, आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, डिक्शनरी दे दी जाए और आपको कहे कि जी तैयारी कर लें, ये सवाल आ रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते। हाँ, एक बच्चा 8 बैंड की तैयारी करके बैठा हुआ पहले, उसको कहा जाए कि यार ये क्वेश्चन कल आ रहा है, तो अब अपनी सारी वोकैबुलरी सेंटेंस को वो सीधा सुधा कर लेगा कल के पेपर के लिए, और उसके बाद ये कि उसको अटेम्प्ट करके स्कोर ले जाएगा। ठीक है, तो पहले से तैयारी थी, वो उसको ऑप्शन मिल गई, उसने पहले से साइंटिस्ट था वो, और उसने क्या किया कि उसके अंदर मिक्सिंग मुक्सिंग करके तो एक पूरे का पूरा केमिकल उसने निकाल लिया। लेकिन अगर वो ना होता तो फिर ये मिल भी जाता तो उसने कहना था ये पता नहीं क्या फेंको इसको। समझे, ये बात है यहाँ पे। लेकिन अब क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं जरा। अच्छा जी, परकिन वॉज इंस्पायर्ड बाय द डिस्कवरीज। परकिन उन डिस्कवरी से बड़ा इंस्पायर्ड था जो कि फेमस साइंटिस्ट लुइस पास्चर ने की थी। लुइस पास्चर ने जो डिस्कवरियां की थी उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। ऐसी कोई बात नहीं है, उसको तो शायद पता भी नहीं था लुइस पास्चर कौन है। वो तो वैसे लिखा हुआ है कि लुइस पास्चर की एक बात है कि चांस फेवर्स ओनली प्रिपेयर्ड माइंड, वो उस पर पूरी उतरती है। परकिन ने तो ये ये कुछ, राइटर ने दिया है। तो ये जो सा है बेसिकली, ये जरा बंद करो, माइक अपना ऑफ करें बच्चे। अच्छा, अब यहां से ये पता लगता है कि ये नॉट गिवन है। अब हम जरा इसका एनालिसिस करते हैं। हर क्वेश्चन के ऊपर देखें, जितने भी हमने अटेम्प्ट किए हैं, सबसे पहले वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिकॉग्नाइज। ये है जी पहला आपका, ये जी आपका पहला जो सा वर्ब आ जाता है यहाँ पे। ये जो मैंने इसको ऐसे किया, ये देखिए, ठीक है। दूसरा वर्ब आता है सजेस्टेड का। तीसरा वर्ब आता है एम्प्लॉयड का। चौथे नंबर पे जो वर्ब आता है मेड 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 डिस्कवरी। पांचवें नंबर पे वो आता है डिराइव्ड। छठे नंबर पे जो वर्ब आता है होप्ड टू। सातवें नंबर पे जो वर्ब आता है इंस्पायर्ड बाय। अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला रिकग्नाइज का वर्ड तो उसमें था, माइकल फैराडे की जगह थॉमस हॉल था, तो ये वर्ब तो ट्रू है। दूसरा, उसने सजेस्ट किया कि रॉयल कॉलेज ऑफ केमिस्ट्री में चला जाए, किसी ने सजेस्ट किया, ये वर्ब खत्म है। उसने परकिन ने एम्प्लॉय किया, एम्प्लॉय जरूर किया था, ये ट्रू है। उसके बाद जिसने उसको रिच और फेमस बना दिया, स्टिल यंग था, ये भी ट्रू है। ट्री जिससे ड्राइव किया जाता, ड्राइव नहीं किया जाता, सॉरी, द ट्री फ्रॉम विच क्विनीन इज ड्राइव्ड, ग्रो, ये ग्रो ओनली है बेसिकली वर्ब। ये ग्रो ओनली नहीं आता, नेटिव टू आता है।
और परकिन होप टू मैन्युफैक्चर, ये बिल्कुल एक्सपेक्ट इसकी जगह पे आया था। परकिन वाज इंस्पायर्ड बाय, वो इंस्पायर हुआ था, कोई इंस्पायर नहीं हुआ था। अब ये 3 क्वेश्चंस आपके जिसके वर्ब पे क्रॉस लगी है, तीनों ही नॉट गिवन। समझ गई? बाकी बाकी या तो ट्रू है या फॉल्स है। वर्क चेंज हो गया तो ठीक है, ये जो मैंने टेक्निक आपको बताई, समझ आ गई बात की? और बाकी जो अगर नाउन्स चेंज हो रहे हैं आगे पीछे, तो वो उनसे अगर सही है तो फिर वो है, क्या कहते हैं, वे तो फॉल्स है। या फिर अगर वो, सर हाँ जी, सर ये जो सेकंड नंबर वाला है उसका सजेशन किसी ने नहीं थे कि वो अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट की बेस पे गया था रॉयल कॉलेज में ना, उसने तकरीरें पढ़ के साइंटिस्ट का वर्क। हाँ तकरीरें जी। सुनी थी, तकरीरें सुनने के बाद वो उसके अंदर जो चस्पा पैदा हुआ तो चला गया था। तो और जस्ट, फिफ्थ नंबर पे सर, हाँ, सर यहाँ फिफ्थ नंबर पे ग्रो, ग्रो की ग्रो जगह है और नेटिव, नेटिव, नेटिव वर्ब है। नेटिव टू का मतलब ये बेसिकली इज ड्राइव्ड ग्रो ओनली, ग्रो भी वर्ब है ना, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ना बेसिकली, इस वजह से आपको ये भी वर्ब है, मेन वर्ब है जिससे वो ड्राइव होता है। ये मैं अब आप कुछ और बताऊंगा, फिर आपने और कंफ्यूज हो जाना। बस ये समझे, ये वर्ब है, यहाँ पे नेटिव टू उसकी जगह पे लगा हुआ है, ये नहीं है, ग्रो नहीं है यहाँ पे, ग्रो का वर्ड नहीं है वहां पे। अच्छा, नेटिव टू को वर्ब कंसीडर करेंगे हम। हाँ, इसको रिप्लेस कर रहा है वो। ठीक है, सर एक तो और वर्ब बता दें ऐसे। ये सारे वर्ब इसके अंदर यही है। वर्क का मतलब पेन का। राइटिंग के अंदर ना बेसिकली ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अभी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब्जेक्ट पार्ट है जिसके अंदर वर्ब भी उन्होंने डाला हुआ है, यानी कि वो दरख्त जिससे वो नींद ड्राइव होती है। पहला पार्ट प्रेजेंट डेफिनेट के आगे, ग्रो ओनली इन साउथ अमेरिका, वो उगता है साउथ अमेरिका के अंदर। ये सीधा हमारा जो सिंपल टेंस है ना उस तरह का नहीं है प्रेजेंट डेफिनेट, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो पहले और मैं सब्जेक्ट पार्ट के अंदर वो पूरा आ जाएगा, पूरा सेंटेंस एज अ सब्जेक्ट रोल प्ले कर रहा है, और जो उसका प्रेडिकेट है वो प्रेडिकेट है। समझ इसमें आई? दो वर्ब है इस फिफ्थ हाँ वाले में जी, आए हुए हाँ जी, क्वेश्चन में। 2 वर्ब आए हैं। मेन वर्ब ये ग्रो है, ये भी वो जो मैंने पहले हाईलाइट किया है वो वाला भी, अब ये भी वर्ब है बेसिकली, ये वाला, सॉरी, ये वाला भी वर्ब है इसके अंदर। तो अभी ना मैं आपके साथ, ये मुझे जरा लेक्चर सेपरेट चाहिए, इस वजह से मैं अभी एक लिंक से ऑफ कर रहा हूँ, दोबारा लिंक सेंड करता हूँ राइटिंग के लिए, ताकि मैं यूट्यूब पे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन की जो वीडियो है उसको मैं लगा दूँ, आप लोग बाद में भी इसको, बार बार एक ही लेक्चर मुझसे मुश्किल हो जाती है। ये आपकी वीडियो ये मेरी वेबसाइट पे आ जाएगी, इस पे बनी है, वो पुरानी है, ये लेटेस्ट हो जाएगी ना आज की, तो इसमें क्लियर हो मैं जाएगा। 4-5 दिन पहले ये इस टॉपिक पे ये वीडियो। हाँ, क्योंकि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन अक्सर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो अगर आप ये वाली टेक्निक यूज करें ना, ये मेरा ख्याल में 100% नहीं तो 97% आपके प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर देती है इसके अंदर। कहीं कुछ आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि अगर मैं 200-300 सवाल करूं तो उसमें हर जगह ये हो, कुछ ना कुछ शायद डिफरेंट हो जाए किसी जगह पे, लेकिन ज्यादातर में ऐसे ही है।